नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। और किसी कारणवश आपकी पिछली करंट की क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वह क्लास आपकी लगातार आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। तो चलिए, आज की क्लास में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि कई बार यह प्रश्न चर्चा में रहा है। हाल ही में कहाँ स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा हुआ है? तो हेली गुब्बी जो ज्वालामुखी फटा है, कहाँ पर फटा है? आप कहोगे भैया जी इथोपिया में। अगर हम बात करें कि 12,000 साल बाद, 12,000 साल बाद यह ज्वालामुखी फटा हुआ है। इसके पहले 12,000 साल पहले यह ज्वालामुखी फटा हुआ था। आपको यह हेली गुब्बी ये लोकेशन दिख रही होगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं इथोपिया की राजधानी क्या है, आप कहेंगे अदिस अबाबा है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक देश क्या होता है? जिसके आसपास कोई समुद्र नहीं होता है, पानी नहीं होता है। ठीक है। मुद्रा है इथोपियन विर है और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इसका है यहाँ पर आदिस अबाबा में। किसका मुख्यालय है? आप कहोगे अफ्रीकी संघ का। एक बात याद रखना, कॉफी का जन्म स्थान इथोपिया को बोला जाता है। याद रखना, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ताना। कौन सी है? थाना। आप कहोगे ताना, यह झील है और एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? आप कहेंगे जी भैया इथोपिया में, और सॉरी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है सकुरजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आप कहोगे जी जापान में। माउंट एटना कौन से देश का प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट एटना से याद रखना इटली का है। ठीक है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ कहाँ स्थित है? आप कहोगे हवाई यूएसए में है। माउंट वेसुवियस किस देश का ज्वालामुखी है जिसने पोम्पेई नगर को नष्ट किया था? आप कहोगे जी इटली में है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में है जिसका विस्फोट विश्व में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में गिना जाता है? आप कहेंगे जी इंडोनेशिया में है। और माउंट स्टे हेलनेस किस देश का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है? आप कहेंगे जी भैया यूएसए का है। माउंट फुजी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? आप कहोगे जी भैया जापान में है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में बार बार सक्रिय है? आप कहेंगे इंडोनेशिया में है। यह सब प्रीवियस ईयर है और आपके कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद कर लेना है। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है ओजोस डेल सालाडो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना की चिली सीमा पर यह स्थित है। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? आप कहोगे प्रशांत महासागर क्षेत्र, जहां सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आप कहोगे जी मैक्सिको में है। और माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी किस देश में है जिसका 1991 का विस्फोट 20वीं सदी का सबसे बड़ा था? आप कहोगे जी भैया फिलीपींस में है। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं नायरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में? आप कहोगे जी कांगो में है। और माउंट रेनियर किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? आप कहेंगे जी भैया यह यूएसए का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, हाल ही में नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे जे विक्रमनाथ को बनाया गया है, यानी जस्टिस विक्रमनाथ को बनाया गया है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बिल्कुल सी सही हो जाएगा। याद रखना, नालसा जिसको हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। याद रखना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत की गई थी। उद्देश्य इसका क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर और जो SC ST महिलाएं, विकलांग, जेल कैदी आदि को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। नालसा के पैटर्न इन चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। हाल ही में नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष अगर हम बताते हैं कौन है, तो न्यायमूर्ति VR गवई हैं। और नालसा पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर विवादों का तेजी से निपटारा करता है। ठीक है। यहां पर 10 फ्री लीगल सर्विसेज के अंतर्गत लाभार्थी आते हैं। कौन कौन से? SC ST महिलाएं, बच्चे, विकलांग, आपदा पीड़ित, मानव तस्करी के शिकार और कम आय वाले बच्चे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे जी। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव कौन है? यहां से मैंने आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। कौन है? शेखा नासिर अल नोवैस। याद रखना, सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला हुआ था? आप कहोगे RNW का, तो आप कहेंगे जी पराग जैन को। और तंजानिया के PM कौन बने हुए थे? आप कहोगे मिबुगुल नचेम्बा बने हुए थे। वालमार्ट के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जॉन फर्नेर को किया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन कौन बने थे? S कृष्णन। और वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो आप कहोगे
पैरासोशल, जिसको हम एक तरफा प्यार के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किसे किया गया है? संदीप प्रधान को किया गया है। और नया टेलीकॉम सेक्रेटरी कौन है? आप कहेंगे जी अमित अग्रवाल है। और नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी मैंने आपको बताया जस्टिस विक्रम नाथ जी बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस खिताब जीता है? तो आप कहेंगे जी इटली के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है जी? आप कहेंगे भैया इटली ने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और रेशम उत्पादन सहयोग बढ़ाया है? तो किस देश ने बढ़ाया है? आप कहेंगे जी भैया जॉर्जिया ने बढ़ाया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। और भारत में कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन का सबसे पहले स्थान है। मैसूर रेशम विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको होगी जी सेरीकल्चर कहा जाता है। और अहिंसा रेशम, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा सिल्क, भारत में बनाया जाने वाला ऐसा रेशम है जिसमें कीट नहीं मारा जाता है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्राकृतिक रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? अगर हम बात करते हैं, मुलबेरी है, टसर है, एरी है, मूंगा है। याद रखना, जो मूंगा सिल्क है यह असम में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की किस्म है। ठीक है, असम का मूंगा रेशम दुनिया में सबसे मजबूत और चमकीले रेशों में से एक है। और भारतीय रेशम बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड के देश में सेरीकल्चर के विकास के लिए क्या करता है जी? आप कहेंगे भैया कार्य करता है। ठीक है, रेशम की खोज चीन में लगभग 2700 ईसा पूर्व राजकुमारी जो लेई जू थी उनकी कथाओं के अनुसार द्वारा हुई है। और उनकी कथाओं में कई बार रेशम का जिक्र किया गया है। ठीक है, प्राचीन समय में रेशम व्यापार प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट से होता था। और एरी सिल्क को पीस सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कीट को नहीं मारा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेशम धागा दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतुओं में से एक है। कैसा है? आप कहेंगे जी सबसे मजबूत है। हाल ही में किस सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने की अगर बात करें घोषणा करी है? तो बिहार सरकार ने करी हुई है। 25 नई चीनी मिल को खोलने की घोषणा की हुई है। बिहार से फैक्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। इसको जलाया किसने था? तो आप कहेंगे गोरी का गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। किसने जलाया था? आप कहोगे जी बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के धर्मपाल द्वारा स्थापना इसकी करी गई थी। बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा। और बिहार का जो शोक नदी बोली जाती है वह कोसी नदी बोली जाती है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कवरतार कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और कन्या भ्रूण हत्या रोकने वाला पहला जिला कौन सा है? आप कहेंगे जी भोजपुर है। छठ पर्व जो है बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व है। सबसे अगर देखा जाए तो बिहार का प्रमुख त्यौहार है। मिथिला पेंटिंग, इसको यूनेस्को से जुड़ी हुई प्रसिद्ध कला है। सोनपुर मेला लगता है बिहार में एशिया का सबसे बड़ा मेला है। जट जाट नृत्य बिहार का लोक नृत्य है। और बिहार का सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? आप कहोगे जी लीची उत्पादन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मखाना जीआई टैग प्राप्त है। और कटहल को बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन दिया गया है। और सबसे बड़ा कृषि उत्पादन गेहूं, धान और मक्का है। ठीक है, याद रखना बिहार का सबसे बड़ा आईटी पार्क कहां पर है? आप कहोगे जी भैया राजगीर में है। ठीक है, याद रखना हाल ही में किस देश ने, जो अगला प्रश्न हमारा है, 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो याद रखना मलेशिया ने करी हुई है। सोशल मीडिया, अगर हम बात करें सोशल मीडिया इस समय लोगों को पूरी तरीके से बरगला चुका है और लोगों को पूरी तरीके से परेशान कर चुका है। सोशल मीडिया से हम लोगों की जो ब्रेन की क्षमता है वह कमजोर होती जा रही है। इसका एक मेन कारण क्या है कि हम पहले लंबे समय तक पढ़ सकते थे सभी लोग, अब जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक इन आदि की रील आने लगी हैं जो 30-30 सेकंड की वीडियो है, इनसे क्या हो रहा है, इनसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को, यानी अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों को, हानि पहुँच रही है। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखें, सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास करें। चलिए बात करते हैं, हाल ही में किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 को जीता हुआ है? तो किसने जीता है? आप कहोगे जी वेलामाला सेमन्ना ने। किसने? वेलामाला सेमन्ना ने जीता हुआ है। अगला है सेवेलियर पुरस्कार किसने जीता है? आप कहोगे थोटा थारानी ने। एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है तो आप कहेंगे भैया जी जैनिक सिनकर ने। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है वेणु श्रीनिवासन ने। और गवर्नर्स और अगर बात करते हैं अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है टॉम क्रूज को।
डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो डायरेक्टियो को मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचेलेट को मिला है। और मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसको मिला है? आप कहेंगे जी फातिमा बोस को दिया गया है। और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको मिला है? डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप कहेंगे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है जी, किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जोमेटो को ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। लेवीज ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया है। और मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। और MRF के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? शुभमन गिल को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हम कहेंगे कृति सेनन को। और गो आई वीवो के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आप कहेंगे जी ऋषभ पंत को बनाया गया है। भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। और टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विक्की कौशल को। और ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं कोरिया टूरिज्म किसको बनाया गया? हिना खान को बनाया गया है। और कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो यूरेका फॉर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आप कहेंगे जी श्रद्धा कपूर को। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर में और देखते हैं। MRF का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया है। भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। और गोआई वीवो को ब्रांड एम्बेसडर रिपीट आप कर लो ऋषभ पंत को बनाया गया है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। और फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आप कहेंगे जी अनन्या पांडे। नेक्स्ट है, ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? तो किसे? तो आप कहेंगे जी रसिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी रसिया को। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑसेंडिक्स 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो यहाँ ऑस से आप देख लेना, ऑस से क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भैया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ जिसमें PM मोदी जी शामिल हुए हैं? तो आप कहोगे जी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। करेक्ट आंसर इसका हमारा बिल्कुल डी सही हो जाने वाला है। किसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो आप कहोगे यह मोहम्मद लतीफ़ खान को किया गया है। प्यारे साथियों, तबीयत सही ना होने के कारण मैंने क्लास को जल्द से निपटाने का प्रयास किया है, माफ़ी चाहते हैं। अगली क्लास आपको जल्द और समय पर मिल जाया करेगी। अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे जी। नमस्कार।